मेरे पापा ने एक 19 साल का एक नौजवान लड़का नौकर रखा था। मैं ना समझ कम उम्र लड़की थी। वो लड़का बहुत ध्यान रखता था। स्कूल छोड़कर आता, स्कूल से लेकर आता था। उसका ध्यान पाकर मैं बहकने लगी। एक रात मुझे अपने जज्बातों पर काबू ना रहा। मैंने उससे कहा, मेरे कमरे में चाय लेकर आओ। जब वो चाय लेकर आया तो मैंने अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया और उसके सीने से लगी। नफरत तो शायद बहुत छोटा लफ्ज है जो मुझे उससे थी। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देती। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा था और मेरे कानों ने सुना, मैंने तय कर लिया था कि उसे नहीं छोड़ूंगी। वो इंसान बहुत ही चालाक किस्म का इंसान था, इसलिए मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ा जो मैं करना नहीं चाहती थी। मैंने जो चाल चली थी वो शायद इसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए चली थी, लेकिन इसकी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। काश मुझे पता होता मेरा ये कदम खुद मुझे भी आग में धकेल देगा तो मैं ये कदम कभी ना उठाती। वो किचन में बर्तन धो रहा था जब मैं अपने कमरे से बाहर निकल कर आई और किचन की तरफ चल दी। उसे देखकर मेरे पूरे जिस्म में आग सी लग गई थी। मैंने उससे पुकार कर कहा, शहरयार। वो फौरन से पलटा था। वो कहने लगा, जी बीबी जी कहिए। वो हसीन चेहरा, वही दिलकश मुस्कुराहट जो हर वक्त सजी रहती थी। लेकिन मुझे उसे देखकर गुस्सा आने लगा। मैंने बड़े बर्दाश्त से उसे कहा, एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। मेरे सर में दर्द है। मेरी बात सुनकर उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखा। फिर वो कहने लगा, बीबी जी रात का 1 बज रहा है। इस वक्त आपके कमरे में आना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। मैंने उससे कहा, मेरा बाप तुम पर अंधा भरोसा करता है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस चाय लेकर मेरे कमरे में आओ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता था या फिर, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ना था। मैं बिल्कुल बेबस होकर ये कदम उठा रही थी। मैंने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, बल्कि वो नए थे। वो कपड़े मैंने ही फाड़ के रखे थे। कुछ देर बाद ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला है। इस वक्त मेरे कमरे में बस नाइट बल्ब ही जल रहा था। जैसे ही वो चाय का कप अंदर लेकर आया, मैं दरवाजे के पीछे छुप गई। सामने बेड पर कंबल इस तरह से रखा था जैसे कि कोई इंसान लेटा हो। वो मेरे बेड की तरफ गया तो मैंने फौरन से कमरा लॉक कर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो फौरन से पलटा तो मैंने अपना दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया। मुझे अपने जज्बात पर बिल्कुल भी काबू ना था। शहरयार ये देखकर एकदम डर गया। उसने चाय का कप एक तरफ रखा। उससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, मैंने इसका हाथ पकड़ा। जब मैंने शहरयार को पहली बार देखा था तो मुझे नहीं मालूम था कि ये इंसान आगे जाकर मेरी जिंदगी में क्या किरदार निभाने वाला है, मेरी जिंदगी को कैसे तहस नहस करके रख देगा। जब पापा शहरयार को घर लेकर आए थे तो मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल थी और पापा की लाई हुई गुड़िया के साथ खेल रही थी कि अचानक मैंने देखा कि मेरे पापा की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। जैसे ही मेरे पापा की गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई थी, मैं खुशी से उछल पड़ती थी। सारा खेल फौरन से छोड़कर गेट की तरफ भागती थी। आज भी मैं खुशी से पापा की तरफ जाने लगी, लेकिन पापा के साथ एक लड़के को देखकर मेरे कदम रुक गए थे। ब्लू रंग की शर्ट और ब्लू जीन्स में वो लंबे कद का लड़का था जिसकी उम्र यही कोई 19 साल होगी। मेरे पापा के साथ गाड़ी से नीचे उतरा। मुझे पापा ने अपने पास बुलाया और प्यार किया और घर के अंदर आ गए। पापा ने मेरी माँ को आवाज दी और कहा, यह हमारा नौकर है और आज से घर के सारे काम यही करेगा। मेरी उम्र उस वक्त ऐसी थी कि मुझे अब लड़कों को देखकर थोड़ी सी घबराहट और झिझक होती थी। शायद ये जवानी की दहलीज पर पहला कदम था। वो लड़का बेहद खूबसूरत था और कहीं से भी नौकर नहीं लग रहा था। उसने भी अपनी नजरें झुकाई हुई थी। मैं उसे देख रही थी और अभी तक उसने मुझे नहीं देखा था, लेकिन मैं उसे देखे जा रही थी। मेरे पापा ने मेरी घबराहट को भांपते हुए कहा कि इसका नाम शहरयार है और ये आज से घर के सारे काम करेगा और तुम्हें स्कूल भी छोड़कर आएगा और लेने भी आएगा। शहरयार तुम्हारे भाई जैसा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पापा ने ऐसा बोला तो मैंने एक नजर फिर से उसकी तरफ देखा और उसने भी नजर उठाकर मेरी तरफ देखा था और ये पहली बार था जो हमारी आंखें चार हुई थी। मैंने देखा उसकी आंखों के डोरे लाल थे जैसे कि कोई नशीली आंखें उदासी उसके आंखों में भरी पड़ी थी। मुझे उसकी आंखों से न जाने क्यों डर सा महसूस हुआ था। मैंने फौरन से नजरें झुका ली। वो मेरी इस हरकत पर मुस्कुराने लगा। पापा की बात से मुझे कुछ तसल्ली तो हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे उम्र के जिस हिस्से में थी मुझे खुद का ख्याल रखने की जरूरत थी, वरना इससे पहले मैं लड़कों से लड़ती झगड़ती रहती थी। गली के लड़कों को मार मार कर भागा करती थी। अपने स्कूल में भी बेहताशा लड़ाई करती थी। लेकिन जब से 14 साल की हुई थी तब से मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आने लगे थे और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मैं लड़कों से दूर रहने लगी थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। शहरयार ने देखते ही देखते सारा घर संभाल लिया था। वो खाना बनाने का काम भी करता था और बाहर गेट की रखवाली भी करता था, बिल वगैरह जमा करवाता, यानी कि वो एक ऑलराउंड लड़का था। मैं उसे देखकर हैरान हो जाती थी कि एक लड़का इतने सारे काम कैसे कर लेता है, लेकिन वो बहुत ही मेहनती था। शुरू में मैं उसको
उसको देखकर घबरा गई थी। खैर, अपने काम से काम रखता था। अब मुझे भी सुकून हो गया था। मैं उससे थोड़ी बहुत बात भी कर लिया करती थी। वो रोजाना मुझे स्कूल छोड़ने जाता और वापसी पर मुझे लेने भी आता था। कभी मुझे किसी सहेली के घर जाना होता था तो पापा इस मामले में भी इस पर ही भरोसा करते थे। अगर मुझे किताबें या कुछ और खरीदने के लिए बाजार जाना होता तब भी पापा कहते कि इसके साथ चली जाओ, यानी कि मेरा कोई भी काम शहरयार के बगैर पूरा नहीं होता था। मुझे वो अपना बॉडीगार्ड सा लगने लगा था। इसके साथ रहकर एक अजीब सा एहसास होता था। एक बार मैं स्कूल की छुट्टी के वक्त जैसे ही मेन गेट से बाहर आने लगी, मेरे पीछे खड़े लड़के ने मुझे धक्का दे दिया और खुद आगे बढ़ गया। मैं सड़क पर गिर गई। मेरे सर पर चोट भी लग गई। ये देखकर उसको इतना गुस्सा आया कि उन लड़कों को उसने मार के रख दिया। कहने लगा, तुम होते कौन हो जो तुमने मारिया को धक्का दिया? मैं अपना दर्द भूलकर उस लड़के को देखने लगी थी जिसे शहरयार ने मार मार कर लहू लहान कर दिया था। मैं उठकर उसके पास आई। मैंने कहा, छोड़ो इसे, क्या जान से मार डालोगे? वो कहने लगा, हाँ, जान से मार डालूंगा इसे। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए मैं चुप हो गई। मेरे मामले में वो ऐसा ही था। कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो शहरयार उसे यूं घूरता जैसे नजरों ही नजरों में मार डालेगा। मुझे कभी कभी पापा का शहरयार को घर रखने का फैसला ठीक ही नहीं लगता था। जितना पापा शहरयार को पसंद करते थे, मेरी माँ शहरयार को एक आंख नहीं पसंद करती थी, सिर्फ इसलिए कि वो पापा का खास बंदा था। पापा खुद उसे न जाने कहां से लेकर आए थे। मम्मी पापा से कहती थी कि जवान लड़के के साथ अकेली बेटी को ना भेजे, लेकिन पापा का हर बार एक ही जवाब होता था कि मुझे शहरयार पर पूरा यकीन है। शहरयार को गाड़ी चलानी भी आती थी। इतनी सी उम्र में न जाने उसने इतने सारे काम कैसे और कहां से सीख लिए थे। वो हर रोज मुझे गाड़ी से सुबह स्कूल छोड़ने जाता और दोपहर को लेने जाता। मेरे पापा एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर थे और मेरी माँ गांव की एक बिल्कुल ही अनपढ़ औरत थी। लेकिन पता नहीं कैसे हालातों में दोनों की शादी हो गई थी। मेरी माँ के पास खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं था और इसी खूबसूरती ने मेरे पापा को शायद इनसे शादी करने पर मजबूर कर दिया होगा। लेकिन शादी के बाद इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। पापा पढ़े लिखे थे, अपने दोस्तों की पार्टी में मम्मी को लेकर नहीं चाहते थे। कहते थे, तुम्हें मेरी दोस्तों की वाइफ से मिलने के मैनर्स नहीं है, तुम मेरी इंसल्ट करवा देती हो, क्योंकि मम्मी आते चाहते बहुत अजीब से कपड़े पहनती थी, जिससे मैंने हमेशा से अपनी माँ को ही कसूरवार समझा कि वो हर वक्त देहाती औरतों की तरह चीखती चिल्लाती रहती थी। और मैं सोचती थी कि मेरी माँ के साथ आखिर क्या है, आखिर वो इतने सालों में अपने अंदर बदलाव क्यों नहीं लाई। धीरे धीरे मुझे एहसास होता गया कि मेरी माँ के साथ नहीं बल्कि मेरे पापा के साथ भी है। मेरे पापा गांव से पढ़ लिख कर निकले थे और सरकारी अफसर बन गए और इनकी जिंदगी ऐसे ही थी जैसे सरकारी अफसर की होती है। इन्होंने घर गाड़ी सब कुछ ले लिया था। लेकिन एक चीज जो पैसा आने के बाद हर मर्द के अंदर आ जाती है वो ये है कि वो रोजाना एक नई औरत रखता। गरीबी में मर्द अपनी बीवी के साथ गुजारा कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा आने लगता है तो उसे एहसास होने लगता है कि उसकी बीवी उसके लायक नहीं है और वो अपने से कुछ भी खरीद सकता है। इसी वजह से मेरे पापा ने बहुत सारी महबूबा बना रखी थी और जब मेरे पापा की इन सब कामों की खबर मेरी माँ को मिलती तो उनको बहुत गुस्सा आता था और लड़ाई झगड़े होने लगते थे। लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी, ये लड़ाई झगड़ा कुछ वक्त से बढ़ना शुरू हुए थे। हालांकि इससे पहले दोनों एक दूसरे से खींचे तो रहते थे, लेकिन लड़ाई झगड़े बहुत कम होते थे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी कि अगर बाहर मेरे पापा का किसी के साथ कोई अफेयर था भी तो इस बात की खबर मेरी माँ को कैसे मिल जाती है, कौन ये खबरें लाकर मेरी माँ को देता है। हालांकि मेरे पापा तो ऐसी खबरों को बहुत ही छुपा कर रखते थे। फिर आखिर कौन था जो मेरे पापा के अंदर की बातों को मेरी माँ तक पहुंचाता था। खैर, वक्त गुजरने लगा और मैं बड़ी हो गई। मुझे इन बातों और इन मामलों की समझ आने लगी थी। मैं इन लड़कियों में से थी जो चाहती थी कि इनके घर में सुकून बना रहे और इनके माँ बाप के दरमियान हमेशा मोहब्बत बनी रहे। लेकिन कुछ वक्त मेरे घर का सुकून बर्बाद होकर रह गया था। मेरी माँ तो पहले ही लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन वो छोटी मोटी वजह जिनकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, जैसे कभी पापा घर के लिए खर्च कम देते तो मम्मी इस बात पर गुस्सा होती थी और इनके बीच लड़ाई होने लगती थी। तो कभी मम्मी कहती कि मुझे शॉपिंग पर जाना है तो पापा साफ मना कर देते और फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती। ऐसी ही छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों आपस में लड़ पड़ते थे, लेकिन ये लड़ाइयां बढ़नी शुरू हो गई थी। दोनों के बीच होने वाली लड़ाइयां नॉर्मल नहीं थी। इनका चीखना चिल्लाना, घर के सामान को तोड़ना फोड़ना, मेरे बाप का अपने आप को गोली मारने की धमकी देना और मेरी माँ का जहर खाने की धमकी देना। दोनों मरने मराने पर आ जाते थे और मेरी माँ की हिम्मत अब दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी। मैं अपनी माँ को समझाती थी कि बर्दाश्त करो, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बाप के दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। माँ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि आखिर माँ को ये खबरें देता कौन है। फिर कुछ वक्त से मैंने ये बात नोट की थी कि मेरी माँ जो शहरयार के आने से नाखुश थी
और हर वो इंसान जो मेरे बाप को पसंद होता था, इससे मेरी माँ नफरत करती थी। इसलिए शहरयार से भी मेरी माँ को नफरत थी, लेकिन कुछ वक्त से मैं देख रही थी कि मेरी माँ शहरयार पर ज्यादा ही मेहरबान हो रही थी। फिर मैंने देखा काफी वक्त से कि मेरी माँ और शहरयार कमरे में अकेले होते थे और दोनों की हल्की हल्की बातों की आवाज भी आती थी। 4 साल गुजर गए थे और मैं 18 साल की हो गई थी और अब काफी समझदार भी हो गई थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला मेरे घर का माहौल था। एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गई थी तो मैंने देखा कि घर में बिल्कुल सन्नाटा है और मेरी माँ के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं, जैसे मेरी माँ किसी से बातें कर रही हो। मैंने आराम से दरवाजा थोड़ा सा खोल कर देखा कि बेड पर शहरयार मेरी माँ के साथ बैठा हुआ है और इनके बिल्कुल करीब इन्हें कोई बात बता रहा है और मेरी माँ भी समझने के अंदाज में शहरयार की बातें सुन रही है। और फिर एकदम मेरी माँ के चेहरे का रंग लाल हो गया था, जैसे इन्हें बहुत गुस्सा आ गया हो। शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मेरे पापा घर आए तो मेरी माँ ने कराह मचा दिया था और फिर मुझे समझ आ गया कि मेरे घर में आग लगाने वाला कोई और नहीं शहरयार ही है और वो मेरे माँ बाप दोनों का चेहता बनकर बैठा हुआ था। मेरे बाप की बातें मेरी माँ को बताता था और मेरी माँ की बातें मेरे बाप को बताता था और इन दोनों से बहुत ज्यादा पैसे भी वसूल करता था। मेरे बाप की जासूसी के लिए मेरी माँ शहरयार को पैसे देती थी और फिर शहरयार पैसे लेकर मेरी माँ को मेरे बाप की तमाम खबरें देता था और अपना नाम राज रखने को कहता था। इसी तरह घर में होने वाले तमाम मामलों की खबर शहरयार मेरे बाप को दिया करता था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मेरे नाना की तरफ के जो भी रिश्तेदार आते थे, मेरे पापा को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इसलिए पापा की गैर मौजूदगी में वो लोग आया करते थे और ये सारी बातें शहरयार मेरे बाप को बता रहा था और इसी वजह से दोनों के दरमियान झगड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। तब मुझे अंदाजा हो गया कि मेरे घर में ये आग शहरयार की लगाई हुई है। अगर वो ये काम करता था तो चोरी भी करता होगा, लेकिन सबकी आंखों पर उसके यकीन की पट्टी बंधी हुई थी और मेरे माँ बाप दोनों का इस पर अंधा यकीन था। वो एक पक्का खिलाड़ी था और इस तरीके से खेल खेलता था कि किसी को इस पर जरा बराबर भी शक नहीं होता था। लेकिन मैं सब कुछ समझ गई थी और मुझे उसका पता इस घर से कटवाना था, जो कि आसान नहीं था। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं शहरयार से सीधी बात करती हूँ और उसे वार्निंग देती हूँ। अगर वो बात आ गया तो ठीक है, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे हर हाल में अपने घर को बचाना था। मेरा एक भाई था जो मुझसे छोटा था, सो वह इन चीजों से दूर रहता था। इसकी अपनी एक अलग दुनिया थी, वो अपनी ही दुनिया में खुश था। लेकिन मैं इस घर की बेटी थी और मुझे इस घर की फिक्र थी। एक दिन मैं इसके पास गई, वो किचन में खाना बना रहा था। मैं इसके सामने जाकर खड़ी हो गई तो वो इस तरह से मुझे देखकर चौंक गया। उसने हमेशा मुझे बच्चों की तरह ट्रीट किया था। कहने लगा, मारिया देखो, मैं खाना बना रहा हूँ और वही बनाऊंगा जो तुम्हें पसंद है, बस अलग से कोई फरमाइश मत करना मुझे। वो समझा रहा था। उसे लगा कि मैं उसे खाने की कोई नई फरमाइश करने आई हूँ। वो मुझे बच्ची समझता था, लेकिन मैं बच्ची नहीं थी। मुझे किचन में देखकर उसने पूछा, तुम किचन में यूं आई हो, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? वो बड़े प्यार से मुझसे पूछ रहा था। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। वो मेरे इस तरह से देखने पर परेशान सा हो गया था। फौरन से नजरें बदल कर वो कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटने लगा। मेरी मौजूदगी से उलझा रही थी और वो बार बार दरवाजे की तरफ भी देख रहा था कि कहीं मेरे पापा या माँ ना आ जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल उसके पास खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी सांस लेने की सरसराहट मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें तेज होने लगी थी। वो जैसा भी था, लेकिन उसने गलत निगाह डालने की गलती कभी नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि मुझ पर गलत निगाह डालने का मतलब था उसे नौकरी से हाथ धोना और यहाँ जो ऐश और आराम की जिंदगी वो गुजार रहा था, ना सिर्फ ये छीन जाएगी बल्कि मेरे पापा उसे जान से मार देंगे। अगर उसने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी था और गलती नहीं करता था, लेकिन मैं उससे भी बड़ी खिलाड़ी थी। वो तेज था, लेकिन मैं उसकी सोच से भी ज्यादा तेज थी। जब मैं काफी देर तक उसे देखती रही और उसके करीब से नहीं हटी तो वो परेशान हो गया और बोला कि यहाँ से चली जाओ, अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा कि मेरे घर में आग मत लगाओ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर उसके हाथ एक पल को रुक गए और उसने अजीब सी नजरों से मुझे देखा, जैसे हैरान हो गया हो। उसे लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि वो क्या खेल खेल रहा है। पहले वो कुछ सोचने लगा और फिर कहने लगा, क्या बोल रही हो तुम? कौन सी आग लगाई है मैंने तुम्हारे घर में? वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। वो मुझे शुरू से तुम कहकर पुकारता था, सब घर वालों की तरह। मैंने कहा कि तुम मेरे नौकर हो, तुम्हें इतना हक नहीं है कि मुझे मेरे नाम से पुकारो। मैंने कहा मुझे मैडम या बीबी जी कहकर बुलाया करो, तुम नौकर हो और अपनी औकात में रहो। मुझे लग रहा है कि इस घर में अगर तुम अपनी औकात भूल गए हो तो मुझे तुम्हारी औकात तुम्हें दिखानी पड़ेगी। मेरी बातें उसे किसी आरी की तरह
काट रही थी। उसने मुझे बस एक नजर उठाकर देखा और मैंने साफ महसूस किया कि उसकी आंखों में दर्द छुपा हुआ था। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था। वो जो काम कर रहा था मेरे माँ बाप में लड़ाई करवाने का, वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने फिर मुझे वहां से जाने का कहा, लेकिन मैं टस से मस ना हुई। जब उसने देखा कि मैं जाने को तैयार नहीं हूँ तो वो खुद वहां से जाने लगा, तो मैंने उसका रास्ता रोक लिया। उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो वापस अपनी जगह पर आया और गुस्से से सब्जी काटने लगा। अब वो बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। ऐसा रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया हो। वो मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करके अपने काम में लग चुका था, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मेरे सीधा उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे कहा कि आज के बाद अगर मेरे माँ बाप के बीच कोई झगड़ा करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और मैं छोड़ नहीं रही थी। इतने में उसका हाथ उठ गया। उसने अचानक ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरे हाथ से उसका गिरेबान छूट गया था। मैंने गुस्से से उसे कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मैंने हैरत से सवाल किया था। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैं उस पर चीख रही थी कि अचानक मेरी नजर उसके हाथ पर गई। वो छुरी से अपना हाथ जख्मी कर चुका था। अपना वो हाथ जिससे उसने मुझे थप्पड़ मारा था, उसे जख्मी करके अब वो कटिंग बोर्ड की तरफ नजरें झुकाकर देख रहा था। मैं देखकर हैरान हो गई थी कि ऐसा इंसान था और इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। इसके हाथ से खून बहने लगा था और अभी तक छुरी पर इसकी पकड़ मजबूत थी। कहने लगा, इसी हाथ से तुम्हें मारा था, इसी हाथ को सजा दी। अब खुश इसकी आंखों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं कांप उठी थी। मैं उसे छोड़कर अपने कमरे में भाग गई और कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। मेरा दिल डरा हुआ था। अगली सुबह जब मैं कॉलेज जाने लगी तो देखा उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो रोज मुझे गाड़ी से कॉलेज छोड़ने जाता था। मैंने उसके हाथ की तरफ देखते हुए कहा कि इंसान ऐसा काम ही ना करे, इसके बाद उसे पछताना पड़े। मेरी बात पर उसने कुछ नहीं कहा और कार का दरवाजा खोल दिया। काफी दिन तक खामोशी रही। मुझे लगा वो सुधर गया है क्योंकि घर में अब सुकून था। काफी दिन से मेरे माँ बाप के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सब ठीक जा रहा था, लेकिन एक दिन अचानक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पापा ने मेरी माँ को तलाक की धमकी दे दी और घर से उस वक्त निकल जाने के लिए कह दिया। तभी मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी कि खुदा के लिए अपनी लड़ाई खत्म कर दें, वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। मेरे आंसू देखकर मेरे पापा का दिल नरम हो गया क्योंकि मैं इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो मुझे उदास भी नहीं देख सकते थे। फिर काफी दिन तो जैसे घर को सांप सूंघ गया हो। मैंने अपनी माँ से पूछा, इस लड़ाई का तो एक बार फिर से मुजरिम शहरयार ही निकला। शहरयार ने मेरी माँ को बताया कि मेरे बाप ने एक तवाइफ से शादी कर ली है। इधर पापा का कहना था कि ये सब झूठ है। हाँ, ये बात सच है कि मैं बाहर एक दो अफेयर चला लेता हूँ, लेकिन नौबत शादी तक नहीं पहुंची है। मैं समझ गई ये आग भी शहरयार की लगाई हुई थी, यानी कि वो मेरे वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधरा था। कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। मेरा जी चाहा शहरयार को जान से मार डालूंगी। कुछ पैसों के लिए वो मेरे माँ बाप की जिंदगी किस मोड़ पर लेकर आया था। वो इंसान ड्रामेबाज था, झूठा था। शहरयार पर मेरी धमकी का कोई असर नहीं हुआ था। उसे लगा मैं कमजोर सी लड़की हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ। लेकिन मैं इसके साथ अब क्या करने वाली थी वो सोच भी नहीं सकता था। मेरे गुस्से में आकर अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान तैयार किया कि उसे पूरा करने के बाद उसका पता हर तरह पर इस घर से कटने वाला था। लेकिन मैं भूल गई थी कि इस कदम से मेरी जिंदगी की रौनकें भी खत्म हो जाएंगी। कुछ दिन में सब रूटीन पर आ गया था। इससे पहले कि कुछ और बुरा होता, मुझे जल्द ही अपना काम कर देना था। ऐसे ही रात के 1 बज रहे थे। मेरे मम्मी पापा अपने कमरे में थे और शहरयार किचन में रात के खाने के बर्तन धो रहा था। मैं उसके पास गई और बोली कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छी से चाय बना दो। सर्दियों की रातें थी और मैं अक्सर उसे कहती रहती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे मेरे लिए चाय बनाने के इरादे से किचन में आ गया। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और शहरयार का इंतजार करने लगी। मैं घड़ी की तरफ देख रही थी। घड़ी में रात का 1 बज रहा था। आज की रात शहरयार की इस घर में आखिरी रात साबित होने वाली थी। हर तरफ खामोशी थी। थोड़ी ही देर में शहरयार मेरे कमरे में चाय लेकर आने वाला था। मैंने अपने फटे हुए कपड़े पहन लिए। जैसे ही वो आया मैं बिजली की तेजी से उठी और कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी और इसके सीने से लगी और जोरदार चीख मारी और चीखते हुए कहने लगी, पापा मुझे बचाए, मुझे बचा ले, ये इंसान मुझे शहरयार मत करो, ये सब गलत है। मेरी बात यहीं तक पहुंची थी कि शहरयार पूरी तरह बदहवास हुआ था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीख दबानी चाही, लेकिन मेरी चीखों को सुनकर मेरे माँ बाप भागते हुए मेरे कमरे तक आए थे। लेकिन मैं दरवाजे को कुंडी लगा रही थी। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। सब इतना अचानक हुआ कि शहरयार को कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों चीख रही हूँ। मेरे माँ बाप की आवाज सुनकर हक्का बक्का रह गया था। वो दरवाजे के बाहर से पूछ रहे थे कि मारिया क्या हुआ है। शहरयार जल्द ही सारा मामला समझते हुए मुझसे पीछे हटा और दरवाजे तक आया ताकि अपनी सफाई पेश कर सके। मैंने तेजी से आकर शहरयार को धक्का दिया और दरवाजा खोल दिया। इससे पहले शहरयार बाहर जाता
मैं जल्दी से बाहर निकली और पापा से लिपट कर रोने लगी। मैंने कहा, पापा, शहरयार ने मेरी इज्जत। इतना कहकर मैं बहुत बुरी तरीके से अपने पापा के साथ लिपट कर रोए जा रही थी और मेरे पापा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और इनकी आंखों में उतर आया था। वो लाल आंखों से इसको देखे जा रहे थे। वो कहने लगा, नहीं मालिक, मैंने मारिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये झूठ बोल रही है। पापा ने मुझे अपने आप से अलग किया और शहरयार को गिरबान से पकड़कर नीचे गिराया और फिर लातों से उसे मारने लगे। पापा शहरयार से कहते जा रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। शहरयार ने कहा, मेरा कोई जुर्म नहीं, आपकी बेटी ने खुद मुझे कमरे में बुलाया था। शहरयार की बात सुनकर मेरे पापा ने और जोर से उसे मारना शुरू कर दिया और बोलते जा रहे थे कि मेरी बेटी तुझे बुलाएगी, नमक हराम, मेरी बेटी पर इल्जाम लगाता है, मेरी बेटी तुझे कमरे में बुलाएगी। पापा एक ही लफ्ज बोले जा रहे थे। फिर पापा ने पुलिस को फोन किया और मम्मी से कहने लगे कि पुलिस के सामने बयान देना कि मेरे घर पर काम करता था, लेकिन आज की रात ये सोना और कुछ पैसे चुरा कर फरार हो रहा था। तो रंगे हाथों पकड़ा गया। फिर मेरे पापा ने मेरी माँ से कहा कि एक थैली में जितने भी पैसे और सोना है वो डाल कर ले आओ ताकि पुलिस को यकीन हो जाए और मारिया की बदनामी ना हो। पुलिस वालों का नाम सुनकर शहरयार घबरा गया। उसने कहा कि साहब, मुझे जितनी सजा देनी है दे दो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करो। पापा ने कहा कि तुम्हें पुलिस के हवाले करना ही ठीक रहेगा। जब वो तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी करेंगे तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। दिल तो कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं और तुम्हारी लाश कुत्तों के सामने फेंक दूं। ये कहकर पापा ने एक और लात शहरयार के मुंह पर मारी थी। वो दूर जाकर गिरा था। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और पापा ने शहरयार को पुलिस के हवाले कर दिया और ये मंजर मेरे लिए बहुत ही खुशी भरा था। पुलिस उसके हाथों में हथकड़ियां डालकर उसे ले जा रही थी। उसने अजीब से नजरों से मुझे देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब तक वो पुलिस की जीप में बैठ नहीं गया मुझे ही देखे जा रहा था और मैं बहुत खुश थी कि मैंने शहरयार को हरा दिया था। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। अभी और एक काली रात भी आने वाली थी जो शहरयार को घर में गुजारनी थी। शहरयार के जाने के बाद मेरे घर में सुकून हो गया था और मैं बहुत खुश थी कि शहरयार का पता कट गया है। और 3 साल इतने सुकून से गुजरे, लेकिन मुझे नहीं पता था शहरयार के साथ क्या हुआ जेल में। लेकिन इतना पता था कि मेरे पापा के कहने पर इसके साथ बहुत बुरा हुआ था। इस बार मेरे पापा ने किसी मर्द को घर में नौकर रखने की गलती नहीं की थी। वे एक औरत को लेकर आए थे जो घर का काम करती थी और मेरे माँ बाप के बीच भी ताल्लुक अच्छे हो गए थे। हर तरफ चैन ही चैन दिख रहा था। मेरी उम्र अब 21 साल हो गई थी और पापा ने फैसला किया कि वो जल्द ही मेरी शादी कर देंगे और इस मकसद के लिए इन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने भी शुरू कर दिए थे। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर शादी करना चाहती थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ इसके बाद मेरे पापा के दिल में एक डर सा बैठ गया था, इसलिए वो जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते थे। सब कुछ ठीक रहा था और इधर मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता मेरे पापा को भी मिल गया था। लड़का बहुत ही अच्छी पोस्ट पर था और दिखने का भी अच्छा था। सब कुछ ठीक जा रहा था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आ गया जिसने मेरा सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। मेरी शादी की जोरों शोर से तैयारी शुरू हो गई थी और रोजाना मेरी माँ शॉपिंग पर निकल जाती थी। कभी मैं इनके साथ जाया करती थी और कभी मेरा दिल नहीं चाहता तो मैं नहीं चाहती थी। एक दिन जब मेरी माँ शॉपिंग के लिए निकल पड़ी और मेरे पापा शहर से दूर किसी काम के लिए गए थे और मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी, मेरे साथ वही नुकरानी थी जिसको मेरे पापा कुछ साल पहले लेकर आए थे। मेरे माँ बाप जब भी घर से बाहर जाते थे तो नुकरानी को मेरे साथ छोड़कर जाते थे और मैं उस औरत के साथ खुद को महफूज समझती थी क्योंकि वो एक उम्र दराज औरत थी और काफी अच्छी थी। उस रात मेरी नुकरानी ने कहा कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अपने क्वार्टर में जा रही है। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है आप चली जाएं, मैं खाना खुद ही बनाकर खा लूंगी, कोई मसला नहीं है। मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। मैं खाना बनाने लगी और सोचती जा रही थी क्या मेरे इस घर में बहुत कम वक्त बच गया है और यही सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। अचानक मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई दाखिल हुआ है। मुझे महसूस हुआ कि कोई खिड़की से अंदर आया है। इससे पहले कि कुछ सोचते अचानक से किचन का पिछला दरवाजा खुला और मैंने देखा कि शहरयार वहां से दाखिल हो रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा और डर की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी। एक पल भी मुझे समझने में नहीं लगी कि वो मुझसे बदला लेने आया है। मुझे तो लग रहा था कि वो अभी तक जेल में है। वो जेल से कब और कैसे निकला ये मुझे नहीं मालूम था। शायद मेरे पापा को भी मालूम नहीं था कि वो जेल से छूट चुका है। मैं उसे देखते ही एकदम अपने कमरे की तरफ भागी और वो भी मेरे पीछे भागने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद करना चाहा लेकिन उसने दरवाजे को धक्का दिया और मेरे कमरे के अंदर आ गया। उसने दरवाजे को कुंडी लगा दी और मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा और मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैंने उससे कहा कि खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। तो उसने मुझसे कहा, क्यों ना हाथ लगाऊं तुम्हें, मैंने तो तुम्हारी पहले ही इज्जत बर्बाद कर दी थी ना, अब भाग रही हो। जानती भी हो इज्जत बर्बाद करना किसे कहते हैं। तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा है जहाँ जख्मों के निशान ना हो। तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरी ऐसी
ऐसी हालत की है कि मैं उठने और चलने फिरने के भी काबिल नहीं रहा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ, इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्हें उसने बेदर्दी से साफ कर लिया। तुम्हारी वजह से मेरा रोजगार भी चला गया। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और मैं मुजरिमों की लिस्ट में शामिल हो गया। मैं ना ही तो इतना खतरनाक मुजरिम था और ना ही बनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। मेरी छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी और मैं एक पेशेवर मुजरिम बन गया और अब वही मुजरिम तुम्हारे सामने है। तुम मेरी कसूरवार हो। एक बार भी तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ जो किया वो आखिर क्यों किया। एक बार मुझसे तुम पूछती, मैं सच बता देता। तुम नहीं जानती तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस बात का ख्याल भी मुझे गुनाह लगता था तुमने उसी का मुझ पर इल्जाम लगा दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसका तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। ऐसा कहते हुए उसने मेरे कंधों से मेरा दुपट्टा खींच कर फेंक दिया और मुझे धक्का दे दिया। मैं रोने लगी, इससे हाथ छोड़कर माफी मांगने लगी, कहने लगी, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। कुछ ही दिन बाद मेरी शादी है। ये सुनना था वो तो जैसे पागल सा हो गया था। उसने कहा, तुम शादी करके आबाद होना चाहती हो और मुझे तुमने बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें भी आबाद नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने मुझसे उस रात का बदला ले लिया था और फिर वहां से चला गया। मेरी माँ शॉपिंग के बाद अपने भाई के घर चली गई थी, इसलिए इन्हें आने में देर कर दी। मैं तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वो मेरी पूरी दुनिया उजाड़ कर वहां से चला गया था। मैं बेजान जिस्म के साथ जमीन पर पड़ी रही और जब तक पड़ी रही जब तक मेरी माँ मेरे पापा घर नहीं आ गए थे और फिर मुझे इस हालत में देखकर वो जैसे पत्थर के हो गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की है, तो मैंने रोते हुए शहरयार का नाम लिया। ये सुनकर मेरे पापा को सदमा लगा और मेरी माँ चीखें मारकर रोने लगी। ये था शैतान लड़के को अपने घर में लाने का इंजाम। जिस घर में जवान बेटियां हो उस घर में मर्द नौकर रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पापा की आंखों पर तो शहरयार की यकीनी की पट्टी बंधी हुई थी और मेरे पापा और माँ जो इस इंसान की बातों में आकर अपना सब कुछ तबाह कर चुके थे। घर का सुकून तो वैसे ही बर्बाद हो गया था। वही इंसान जिसे घर की रखवाली के लिए रखा था वही इनकी इज्जत का लुटेरा निकला और इनके घर के सुकून के साथ साथ इनकी इज्जत को भी खराब कर गया। काफी दिन मेरे माँ बाप को इस बात का सदमा लगा रहा था और वो सोच रहे थे कि आखिर शहरयार जेल से बाहर आया कैसे। मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे माँ बाप के चेहरे ऐसे थे जैसे इन पर कोई साया हो गया हो। मैं भी अपने कमरे में पड़ी रहा करती थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी और मेरी माँ को इतना सदमा लगा कि वो मेरा ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। मेरी माँ खुद अपना सर बांधे अपने कमरे में पड़ी रहती और इस हालत में इस बूढ़ी नुकरानी जिनका नाम रशीदा था और हम उसे खाला कहते थे, इन्होंने सारे घर को संभाला हुआ था। उसी ने मेरी माँ को हौसला दिया और मेरे माँ बाप को यह सलाह दी कि इस बात को राज रखे और खामोशी से बेटी को रुखसत कर दें। उस औरत ने हमारे साथ बहुत भलाई की। अगर वो औरत ना होती तो हम तीनों को कोई हौसला ना देने वाला था, लेकिन वो बहुत तजर्बे करती और उसने मेरी माँ को भी संभाला और मेरे पापा को भी हौसला दिया और मुझे भी कहा कि सदमे से बाहर निकलो वरना फिर बहुत पछताओगी। अब जबकि शादी होने वाली है तो बेहतर है इस बात को राज रखा जाए। मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि तुम कुछ भी किसी से नहीं कहोगी और खामोशी से शादी कर लोगी और ये राज कभी नहीं खुलेगा। बेहतर यही है कि तुम्हारी इज्जत से शादी हो जाए, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। मेरे लिए तो शोहर से इतना बड़ा राज छिपाना मुमकिन ही नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि तुम कुछ भी किसी से नहीं कहोगी और खामोशी से शादी कर लोगी और ये राज कभी नहीं खुलेगा। बेहतर यही है कि तुम्हारी इज्जत से शादी हो जाए, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। मेरे लिए तो शोहर से इतना बड़ा राज छिपाना मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से शहरयार ने अपना गुस्सा मेरे साथ निकाला था मैं वो दाग अपने शोहर से छुपा नहीं सकती थी। अगर वो जख्मों के बारे में मुझसे सवाल करता तो मैं उसे क्या जवाब देती। शादी तो दूर की बात, मेरा तो जिंदगी से ही दिल उठ गया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं, लेकिन मैं मरकर अपने माँ बाप को और दुखी नहीं करना चाहती थी। मुझे इस कदर सदमा लगा हुआ था, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि खुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, लड़के वालों से इंकार कर दो, तो मेरे पापा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, ये शादी खामोशी से कर लो। मैंने पापा से रोते हुए कहा कि मैं आज जहाँ पर हूँ वो सिर्फ आपकी गलत फैसले की वजह से हूँ। मैं तो बच्ची थी, मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम था कि जवान बेटी के होते हुए जवान नौकर को घर पर नहीं रखना चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ इसे घर में रखा बल्कि हर जगह उसके साथ भेज भी देते थे। मेरी बातें सुनकर मेरे पापा रोने लगे तो मुझे दुख हुआ और फिर मुझे लगा कि मैं ज्यादा ही गलत बोल गई हूँ। पहले ही वो मेरी वजह से काफी परेशान थे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे गले लगाकर रोने लगे और मुझसे माफी भी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आज तेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। हम सबने खामोशी बरत ली थी और शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने अपने मंगेतर को सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। मैंने सोचा मुझे
मुझे अपने होने वाले शौहर के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। वो मुझसे मिलने मेरे घर आया। उसने मुझसे पूछा कि तुमने मुझे चोरी छुपे क्यों मिलने के लिए बुलाया है? तो मैंने कहा कि मुझे आपको कुछ बताना है, इसके बाद फैसला आपका होगा। मेरी बातें सुनकर वो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने कहा क्या बताना है? तो मैंने अपने जख्म दिखाए। मेरे जख्म देखकर वो थोड़ी देर खोया रहा और फिर बोला कि तुम्हारी ये हालत किसने की है? और फिर मैंने सारी बात उससे बता दी कि मेरे नौकर ने ये सब कुछ मेरे साथ किया है और मुझसे बदला लेने के लिए किया है। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा और मैं सर झुका के उसके सामने बैठी रही। उसने पूछा क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती? तो मैंने कहा कि मेरी जिंदगी से दिल ही उठ गया है, लेकिन मैं खुद खुशी जैसा गुनाह भी नहीं करना चाहती, वरना शादी तो दूर मैं तब जीना भी नहीं चाहती थी, मगर मेरे माँ बाप की जिद है कि मैं इनकी इज्जत रख लूं और शादी कर लूं। लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं आपको धोखा दूं और आपको अंधेरे में रखकर आपसे शादी करूं। वो तो माँ बाप है जो मेरा राज राज ही रखना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती हूँ। उसे शायद मेरी ये बात अच्छी लगी और उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सारी सच्चाई जानकर उसका मुझसे शादी के लिए राजी होना मुझे किसी खुशकिस्मती से कम नहीं लग रहा था। जो कुछ हो चुका था उसके बाद मेरे अंदर जीने की कोई उमंग नहीं बची थी, लेकिन जिंदा रहना मजबूरी थी। और फिर शादी का दिन आ गया और शादी भी हो गई। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि और कितनी मंजिलें बाकी है जो मुझे तय करनी है। इस हालत में शादी हो जाना लड़की के लिए इसका हल नहीं होता। कुछ मुश्किल और भी होती है, शादी के बाद भी जन्म लेते हैं और मेरे लिए भी बहुत सारे मसलों ने जन्म ले लिया था। और सबसे बड़ा मसला था शादी की पहली रात। जब मेरा शौहर मेरे करीब आया तो एकदम से मुझे वही काली भयानक रात याद आ गई और मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया था। मुझे वो रात याद आने लगी जब शहरयार ने मेरे साथ जुल्म किया था। मेरे ऊपर पागलपन का दौरा पड़ चुका था और मैंने चीखना चलाना शुरू कर दिया। चीख कर मैंने पूरा घर सर पर उठा लिया और फिर चीखते चीखते मैं बेहोश हो गई। मेरे अंदर अभी भयानक रात का डर था। वो डर मेरे अंदर से कभी निकलने वाला नहीं था। वो एक भयानक रात जो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मेरे शौहर ने तो मेरे साथ भलाई की और सच्चाई को कबूल करते हुए मुझसे शादी की। यकीनन इसकी नीयत अच्छी थी। शायद इसके दिल में मेरे लिए खुदा ने रहम डाल दिया था, लेकिन मेरी अपनी हालत इतनी खराब थी कि मैं कुछ भी अब बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थी। दुनिया को लगता है कि एक लड़की इस तरह के जुल्म का शिकार हुई है, इसकी जल्द से जल्द शादी करना हर मसले का हल होता है। और माँ बाप सोच रहे हैं कि शादी के बाद लड़की नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती है, लेकिन ये भूल है। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ससुराल में नहीं थी बल्कि अपने मायके में थी। मेरे बेहोश होने के बाद मेरे माँ बाप को बुलाया गया था। मेरी सास ने मेरे माँ बाप से कहा कि तुम लोगों ने अपनी पागल बेटी को मेरे बेटे के साथ बांध दिया है। तुम्हारी बेटी पागल है और इससे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ये तमाम बातें सुनकर मेरा शौहर भी खामोश रहा। इसके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं था। मेरी सास मुझे पागल कह रही थी और वो बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। मैं पागल ही तो थी। मुझे मेरी सास ने तलाक दिलवा दी। मेरे माँ बाप मेरा गम बर्दाश्त ना कर सके और एक एक करके दोनों ही इस दुनिया से चले गए थे। मैं अकेली तनहा रह गई थी। 5 साल बीत गए थे। मैं स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी थी। अपना दिल बहलाने के लिए अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए मैंने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, क्योंकि घर में इसके ऊपर कोई वक्त देने वाला नहीं था और वो डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। जब एक बार छुट्टी के वक्त मैंने देखा कि मेरे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची को लेने आने वाला कोई और नहीं शहरयार था। उसे देखकर मेरा जी चाहा उसे जान से मार डालूं। वो भी मुझे देख के चुप था। मैंने नफरत से अपना मुंह फेर लिया। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। मैं घर चली गई, लेकिन मैं अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। अपने अंदर उठने वाले गुस्से पर काबू पाने लगी। जब शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं उस वक्त हॉल में बैठी चाय पी रही थी। खाला अंदर काम कर रही थी। मैंने ही उठकर दरवाजा खोला तो सामने शहरयार को देखकर मेरी आंखें नफरत से लाल हुई थी। शहरयार कहने लगा, मुझे सजा दो मारिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तब से मैं भी सुकून में नहीं रहा। बहुत बार चाहा कि तुमसे माफी मांग लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैंने गुस्से से कहा कि निकल जाओ यहाँ से। वो कहने लगा, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं कोई झूठी कहानी नहीं सुनाऊंगा। फिर वो कहने लगा, मेरी माँ कैंसर की मरीज थी और इनकी इलाज के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए थे, जो मेरी तनख्वाह से नहीं होता था। मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था। इनके अलावा मेरी इस दुनिया में कोई नहीं था। पापा तो मेरे बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने मुझे माँ और बाप बनकर पाला था। मैंने हर हाल में बचाना चाहता था और चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। उसी दिन मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा रो रहा था जब तुम्हारे पापा मेरे सामने से गुजरे थे। मुझे रोता देखकर वो मेरे पास आए और मुझे मेरे रोने की वजह पूछी। मैंने उनसे इतना कहा कि मुझे कुछ काम दिला दो और फिर इन्हें शायद मुझ पर रहम आ गया और वो मुझे अपने घर ले आए। जब मैं तुम्हारे घर आया तो रोता हुआ आया था। पहले मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया था, लेकिन जब
भी मैं तुम्हारी माँ से अपनी माँ की दुआओं के लिए पैसे मांगता तो वो मना कर देती। इसलिए जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि तुम्हारे माँ बाप में नफरत रहती है तो मुझे यही ठीक लगा, अगर मैं दोनों को एक दूसरे के राज बताऊंगा तो मुझे दोनों तरफ से पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत थी। पहली नजर में ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग बढ़ती ही गई थी। तुम्हारे मामले में मैंने कभी गलत नहीं सोचा था। मैं नहीं जानता था ये जज्बा क्या है, लेकिन मैं तो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। जब तुम्हें कोई तकलीफ होती तो मेरा दिल तड़पता था। जब तुम्हें अचानक ही उस दिन थप्पड़ मारा तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा था और मैंने अपना हाथ जख्मी कर लिया था, और तब मुझ पर यह राज खुला कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। इसलिए मैं चुप चुप रहने लगा था क्योंकि मैं अपनी औकात जानता था, लेकिन उस वक्त मेरी माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने फिर से झूठी बातों का सहारा लिया। मैंने तुम्हारी माँ से कहा कि मैं मालिक का ऐसा राज बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बदले में मुझे 3 लाख चाहिए। तुम्हारी माँ इसके लिए मान गई, लेकिन इस बार बात तलाक तक जा पहुंची थी। मगर मैंने सोच लिया था कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे साथ किया मुझे वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी माँ मेरे जेल जाने के बाद मर गई। वो अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़ी रही और फिर किसी ने लावारिस लाश समझकर दफना दिया था। मैं अपनी माँ को अपने हाथों से दफना भी नहीं सका था। फिर इसलिए जब मैं जेल से रहा हुआ तो ये खबर सुनने को मिली कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, तो मैं एकदम गुस्से से पागल सा हो गया था और इसी गुस्से की आग में तुमसे बदला लेने पहुंच गया। जो कुछ भी उस वक्त हुआ मैं गुस्से से अंधा हो चुका था, लेकिन घर वापस जाकर मुझे जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने खुद को बहुत चोट पहुंचाया था। खुद को इस बात के लिए सजा दी कि मैंने इस लड़की को तकलीफ पहुंचाया जिसकी जरा सी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कई दिन घर से बाहर नहीं निकला था। तुम्हारी शादी और आबादी की खबर सुनकर मुझे अपने आप पर और भी बुरा लगने लगा। मैं रोज दूसरों के जाने वाली तकलीफ को सोचकर मरता हूँ। मुझे चैन नहीं मिलता। मैं कई सालों से सो नहीं पाया। मेरे कानों में तुम्हारी सिसकियां गूंजती है। वो मेरे सामने हाथ जोड़े रो रहा था, फिर कहने लगा, मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, लेकिन कभी तुम्हें पाने की ख्वाहिश नहीं की, इसलिए कि मैं खुद को तुम्हारे काबिल कभी समझता ही नहीं था। लेकिन अगर तुम मुझे अपने काबिल समझो और मुझे मौका दो तो मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, तुम्हारी उदास जिंदगी में रंग भरना चाहता हूँ। मैंने इसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं कैसे इस इंसान को अपना लेती जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया था, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे। मेरी पूरी जिंदगी बेरंग हो गई थी। अब वो भी मेरे सामने आंखों में आंसू लिए खड़ा था। कहने लगा, मारिया मुझे उम्मीद है अगली बार तुम मुझे इंकार नहीं करोगी। वो चला गया था और मैं कमरे में आ गई। मेरी गुजरी जिंदगी एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम गई थी। आंखों से आंसू बहकर मेरा तकिया गीला करने लगे थे। कुछ ही सालों में मेरी जिंदगी में इतने दुख आए थे कि अब और कुछ सोचने समझने की ही नहीं बची थी। इन्हीं ख्यालों में डूबे पता नहीं कब सुबह हुई, पता ही नहीं चला। खाला भी हमारे घर पर ही काम कर रही थी। उस वक्त भी उसने हम लोगों को संभाला था और आज भी वो शहरयार की बातें सुन चुकी थी। सुबह मुझे नाश्ता देते हुए कहने लगी, मारिया बेटा, मेरी बूढ़ी आंखों ने ये दुनिया देखी है और परखी है। मैं तुम्हें बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि शहरयार ने जो फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ा है इसे सोच समझ कर लेना। अगर शहरयार ने तुम्हारे साथ गलत किया था तो तुमने भी शहरयार की जिंदगी में कम जहर नहीं घोला था। अगर शहरयार की वजह से तुम्हारे माँ बाप मरे थे तो तुम्हारी वजह से शहरयार की माँ भी मरी थी। जो भी करना सोच समझ के करना। ये कहकर खाला चली गई थी। नाश्ते की प्लेट मेरे सामने पड़ी थी, लेकिन खाने का दिल नहीं कर रहा था। एक चुभन थी जो मेरे दिल में हो रही थी। शायद खाला ठीक कह रही थी। मैंने भी शहरयार के साथ कुछ कम जुल्म नहीं किए थे। शायद मेरे किए की सजा ही खुदा ने मुझे दी थी। मैं 2 दिन तक सोचती रही और फिर इस नतीजे पर पहुंच गई थी। तीसरे दिन शहरयार फिर आया, इस उम्मीद के साथ कि मैं इसे मना नहीं करूंगी। वो मेरे आंखों में उम्मीद लिए खड़ा था और मैंने शहरयार से शादी के लिए हाँ कह दी। शहरयार तो खुशी से उछल पड़ा। बहुत ही सादगी के साथ शहरयार और मेरी शादी हो गई। शहरयार का साथ पाकर और शहरयार को यूं खुश देखकर पता नहीं क्यों दिल पर छाया हुआ एक बोझ सा उतर गया था। खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। शायद मैंने भी शहरयार के साथ कुछ कम गलत नहीं किया था और ये मेरी सजा थी कि मैं पल पल की मौत मर रही थी। शहरयार को माफ करके और शहरयार को अपना कर मेरी सजा कम हो गई थी और मेरे दिल को सुकून आ गया था। शहरयार मेरा किसी कांच की गुड़िया की तरह ध्यान रखता है। धीरे धीरे शहरयार के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वो कम होने लगी थी और शहरयार के लिए मेरे दिल में प्यार पैदा होने लगा था। शादी के बाद शहरयार ने मुझे छुआ तक नहीं था और मैं भी अभी तक इस रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहती थी। पहले मैं खुद को पूरी तरह इस रिश्ते के लिए तैयार करना चाहती थी और मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द ही इस रिश्ते की शुरुआत करूंगी और पूरी सच्चाई के साथ करूंगी। दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।